जो मोल में हमारी यूनिट है, जो हमारी CSR नेट में आती है, हम इसकी रिवीजन करने जा रहे हैं। हम इसमें जो टॉपिक्स है मेनली रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड DNA पैकेजिंग, हम इनको रिवाइज करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होती है? हमारा एक सेल होता है, सेल के अंदर हमारा एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे जो होते हैं DNA होता है और RNA होता है। ठीक है, तो इसी DNA और RNA को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, तो DNA इज डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA इज द राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो दो हो गए हमारे DNA एंड RNA। ओके, सो DNA जो होता है, हमें पता है जो हमारा DNA होता है वो ऐसे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है ना। और जो हमारा RNA है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं इसकी, ये दो है ऐसे जाती हैं जो कि एंटी पैरेलल होती है, पैरेलल नहीं होती है। यानी कि एक जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाती है और एक जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाती है। ठीक है, तो ये एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसमें ये एक मोनोमर यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जो न्यूक्लियोटाइड है वो बना हुआ होता है हमारा शुगर, फॉस्फेट एंड बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। जो हमारा DNA होता है उसका जो शुगर है 1 2 3 4 एंड CS2, दिस इज 5 कार्बन शुगर इसमें प्रेजेंट होती है, DNA में भी और RNA में भी, दोनों में ही जो है वो 5 प्राइम शुगर प्रेजेंट होती है। 5 प्राइम यानी कि पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। पर जो हमारा जो DNA और RNA का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, बस उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो जो हमारा RNA होता है उसके अंदर जो हमारा ये सेकंड प्राइम है इस पे भी OH प्रेजेंट होता है और थर्ड पे भी OH प्रेजेंट होता है, यानी HOH होता है। पर जो हमारा DNA है इसमें यहाँ पर सिर्फ HH होता है, यहाँ पे OH नहीं होता। हमारे DNA में सिर्फ HOH होता है प्रेजेंट। ठीक है, सॉरी। और यहाँ पर जो है हमारे बेसिस प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड में, और यहाँ पर होता है हमारा फॉस्फेट से C, और C से O होता है, देन P, देन उसके बाद यहाँ OP। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस के साथ में हमारा शुगर अटैच होता है बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और यहाँ पर जो C और O और ये बॉन्ड होती है उसको बोलते हैं हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और जो हमारे फॉस्फेट्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड इज द हाईएस्ट एनर्जी बॉन्ड। जब ये बॉन्ड हमारी टूटती है तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब हम कहते हैं ना कि हमने ATP तोड़कर ADP बना लिया, तो वो यही बोलते हैं कि यही जो है ये अल्फा, बीटा एंड गामा, इसी में से हम ये गामा को तोड़ के डाइफॉस्फेट कर देते हैं, यानी ट्राइफॉस्फेट्स को हम तोड़ के डाइफॉस्फेट कर देते हैं। तो इसी बॉन्ड के जब टूटने से हमारी वो एनर्जी बनती है, ATP जो हमारी टूट के एनर्जी बनती है। ओके, सो इतना हो गया। अब हम बात करते हैं इस बेस की। तो हमें पता है हमारे जो बेसिस होते हैं वो 5 बेस होते हैं, 5 बेसिस होते हैं। ठीक है, तो इसमें होते हैं प्यूरीन्स होते हैं एंड पिरीमिडीन्स होते हैं। प्यूरीन्स होते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, पिरीमिडीन्स होते हैं CTU की बेसिस से आप याद रख सकते हो। ओके, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, अब इनके स्ट्रक्चर्स वेरी इजी, वो देख लेते हैं। तो एडेनिन जो और गुआनिन जो है हमारे, ये थोड़े लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, ऐसे, सॉरी। ओके, सो एडेनिन का स्ट्रक्चर को याद रखने का सिंपल वे है कि आप याद रखो कि ये 6 अमाइनो प्यूरिन है स्ट्रक्चर होता है। इससे हम आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि एडेनिन जो है वो 6 अमाइनो प्यूरिन होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पे आपको अमाइनो ग्रुप लगा देना है, यानी कि NH2 लगा देना है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और बाकी जो इसमें ओड पोजीशंस है उसमें सिर्फ 5 पोजीशन को छोड़ के वहाँ पर कार्बन होता है, बाकी 1 3 एंड 7 और 9 वहाँ पर आपको नाइट्रोजन मिलेगा।
ठीक है। और ग्वानिन का स्ट्रक्चर याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे NH2 है, इसको ऑक्सीजन आकर बैठ गया ऊपर और उसने इसको धक्का दे दिया और ये नीचे चला गया। ठीक है, तो ऐसे आप ग्वानिन का स्ट्रक्चर याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे ये CTU। तो इनके स्ट्रक्चर जो है आपको पहले इसे बना लेना है अगर याद रखने के लिए। तो आपको सबसे पहले याद रखना है यूरासिल का स्ट्रक्चर। तो यूरासिल का स्ट्रक्चर को पहले आप देखिए कि ये कैसे इनकी वो होती है। तो इसको हम उल्टा लिखते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो आपको याद रखना है 420 याद रखना है, यानी कि आपको 4 पे डबल बॉन्ड ओ लगाना है, सेकंड पे डबल बॉन्ड ओ लगाना है। ओके, बस ये हो गया हमारा यूरासिल का स्ट्रक्चर। ठीक है। और जो थायमीन का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिट्टो सेम है यूरासिल से। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और एक यहाँ पर लगा देना है आपने थायामीन पे CH3। ठीक है। और जो साइटोसिन का स्ट्रक्चर है उस पर आप याद रखना कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर NH2। ठीक है। तो जो ये नाइट्रोजन बेसिस है दिस आर दी हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं हम इसको? बिकॉज जब भी किसी रिंग में अगर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या कुछ भी आ जाए तो उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। ठीक है। अगर उसमें सिर्फ कार्बन कार्बन हो तो हम उसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं। तो जो हमारे DNA और RNA के स्ट्रक्चर है वो भी हेट्रोसाइक्लिक हैं। ओके, सो अब एक क्वेश्चन है कि जो DNA और RNA में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा एल्कलाइन कंडीशंस में? सो इसका आंसर होता है हमारा DNA। क्यों? बिकॉज जो DNA है उस पर जो है सेकंड प्राइम पे OH नहीं है। अब इसके पास सेकंड प्राइम पे OH नहीं है तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पर ये देखो इसके पास OH है तो ये किसी के साथ में भी H अगर आया तो इसके साथ में बॉन्डिंग करके वाटर बाहर निकल जाएगा और बॉन्डिंग कर लेगा यहाँ से भी और यहाँ से भी। बट यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग नहीं हो सकती, तो हाइड्रोलिसिस ये नहीं कर सकता DNA, इसलिए DNA जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ओके, सो एक चीज़ होती है हमारी न्यूक्लियोसाइड। बस आपने ये बेस और शुगर को रखना है इसमें और फॉस्फेट को डिलीट कर देना है तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, तो हमें पता है कि जो DNA होता है उसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ओके, यानी कि हम इसको ऐसे खोल कर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड और जो बनी हुई किसकी है ये न्यूक्लियोटाइड्स की, यानी कि बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स से जुड़ जुड़ के उन्होंने एक बना रखी है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए कैसे हैं एक दूसरे से? ये जुड़े होते हैं बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, और ये यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो DNA में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके, से याद रखना। सो हम याद देखते हैं आगे कि जो जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो सो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती है और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर जो एक न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखते हैं तो मान लो कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर जो हमारा DNA का थर्ड प्राइम पे OH है। ठीक है, यहाँ पर हमारा फॉस्फेट्स प्रेजेंट है, दिख रहा है फॉस्फेट अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा फॉस्फेट है, सॉरी ये 5 प्राइम फॉस्फेट है। ओके, सो 5 प्राइम का जो OH है हमारा, हमें पता है कि जो हमारी DNA की सिंथेसिस होती है हमेशा 5 प्राइम टू
3' सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पर भी 5' का जो OH है, ये जो OH के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, OH क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस अल्फा के ऊपर, अल्फा फॉस्फेट के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है कि बीटा गामा है वो निकल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है इनकी बॉन्डिंग हो जाती है। जो फॉस्फेट है वो सिर्फ और सिर्फ 5 बॉन्डिंग बना सकता है। ओके, और ये इसकी वजह से यहाँ पर पहले ही इसकी बॉन्डिंग बनी हुई होती है। ठीक है, 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से बॉन्डिंग टूट जाती है और ये जो इसके साथ में बॉन्डिंग बन जाती है, और इसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। एक बॉन्ड पहले भी बनी हुई होती है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये डाइएस्टर बॉन्ड है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड एंड फॉस्फो बेस के साथ में जो है यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर जो है 3', यहाँ पर 3' बोलते हैं इसको। 5' to 3' हमारी जो है DNA के सिंथेसिस होती है। तो ऐसे ये हमारे आपस में अटैक करके एक दूसरे के साथ में ये ज्वाइन होते हैं, जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, सो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के लिए हमें कोई ATP नहीं चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सो नेक्स्ट जो है हमारा जो एक DNA होता है वो एक ऐसे टर्न लेता है, ऐसे इसको एक पूरे को हम एक टर्न बोलते हैं। एक पूरे टर्न में हमारे 10 न्यूक्लियोटाइड्स बोल लो आप, या 10 बेस पे। जब ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे एक दूसरे के साथ में ना पेयरिंग में प्रेजेंट होते हैं तब हम उसको बेस पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक जो हमारा पूरा टर्न होता है उसमें हमारे 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 1 टर्न कितने का होता है, उसमें 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो हर एक जो एंगल है ना ऐसे स्ट्रेट तो नहीं प्रेजेंट होते, ऐसे प्रेजेंट होते हैं, थोड़े टिल्ट किए होते हैं। और जो हर बेस पेयर है ना वो ऐसे 36 डिग्री के एंगल से रोटेट करता है। ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे रोटेट किया, अगला न्यूक्लियोटाइड फिर ऐसे रोटेट किया, तो वो हर एंगल जो है वो 36 डिग्री एंगल से रोटेट करते हैं। अब इसमें एक पूरे टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, तो वो क्या हुआ कि अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यानी कि 360 डिग्री से एक जो है एक टर्न में टर्न है 360 डिग्री। ठीक है, और जो हमारा DNA होता है वो राइट हैंड कोइलिंग का होता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और हाँ, एक बेस पेयर इस बेस पेयर से इस बेस पेयर की दूरी कितनी होती है ये आपको याद रखनी है, दैट इज़ आपको 3.4 एंगस्ट्रॉम, और इसको बोल लो 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और अब 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट है एक टर्न में, तो कितनी होगी, आप इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो गया 34 एंगस्ट्रॉम, और ये वाला कितना हो गया 3.4 नैनोमीटर। ओके, अब इसके बाद हमारा आता है एक चारगफ रूल। ठीक है, तो चारगफ रूल क्या बोलता है, अब देखो मान लो यहाँ पर जो हमारा बेस प्रेजेंट था, चारगफ रूल में हम जो बेसिस है हमारे कौन से बेसिस है हमारे, बेस कौन से है हमारे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल, और RNA हमारा यूरासिल प्रेजेंट होता है, और DNA हमारा थायामीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना तो आपको मालूम होगा। देन उसके बाद जो है कि एक यहाँ पर मान लो हमारा जो ये एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके पास जो बेस है वो एडेनिन है। एडेनिन जो है हमेशा जो बॉन्डिंग करता है वो हमेशा थायामीन के साथ करता है, इतनी से थायामीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर मान लो हमारा ग्वानिन प्रेजेंट है, और यहाँ पर वो मान लो साइटोसिन प्रेजेंट है, तो ग्वानिन हमेशा ही साइटोसिन के साथ में बॉन्डिंग करेगा, एडेनिन हमेशा ही थायामीन के साथ में बॉन्डिंग करेगा। और जो एडेनिन जितना अब ये पेयरिंग में प्रेजेंट है, मतलब कि जितना एडेनिन प्रेजेंट होगा उतना ही थायामीन भी प्रेजेंट होगा, जितना ग्वानिन प्रेजेंट होगा उतना ही साइटोसिन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो इसका एक रूल कह सकते हैं हम कि चारगफ ने ये रूल दिया था हमें कि जितना अमाउंट ऑफ एडेनिन है उतना ही अमाउंट ऑफ थायामीन भी होगा,
जितना अमाउंट ऑफ ग्वानिन है उतना ही अमाउंट ऑफ साइटोसिन भी होगा। ओके, सो इसका लिख सकते हैं कि एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल्स टू द, अभी एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन्स हैं ये, और ये क्या है हमारे पिरीमिडीन्स हैं। ठीक है, तो प्यूरिन्स इज इक्वल्स टू द पिरीमिडीन, यानी कि थायमिन प्लस साइटोसिन, प्यूरिन्स इज इक्वल्स टू द पिरीमिडीन्स। ठीक है, अब हम इसको ए से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब उसके बाद आता है एक इसमें और कंसेप्ट था, हाँ, इसमें जो एडेनिन और थायमिन है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, और जो हमारा ग्वानिन और साइटोसिन है उसमें हमारी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। तो एडेनिन में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इन दोनों में, उसको ब्रेक करना आसान है क्योंकि वो 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल को तोड़ना आसान नहीं है। इसलिए जो हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में जो हमारा ओराई हिस्सा होता है उसमें वो एटी रिच होता है। ठीक है, बिकॉज उसकी मेल्टिंग करना आसान होता है। और जो हमारा जीसी रिच हिस्सा है ये हमारा पाया जाता है एक्सोन्स में, इंट्रॉन्स में नहीं पाया जाता ज़्यादा। ओके, और ये चारगफ का 4th पैरिटी रूल है, आपको ये याद रखना है, 4th पैरिटी रूल ऑफ चारगफ क्या कहता है, ये इम्पोर्टेंट है कि जो जीसी रिच है हमारा इन एक्सोन्स देन इन इंट्रॉन्स। और ये जो हमारा जीसी रिच हिस्सा है ये हमारा पाया जाता है एक्सोन्स में, इंट्रॉन्स में नहीं पाया जाता ज़्यादा। ओके, और ये चारगफ का सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब हम चलेंगे आगे रेप्लिकेशन की प्रोसेस में। अब हमें पता है कि जो रेप्लिकेशन होती है उसमें हमें क्या लगता है, उसमें हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, हमारा जो मेन एंजाइम है। ठीक है, तो अब हम डीएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है कि एक हैंड के जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारा। अपने हैंड को इमेजिन कर लो कि जैसे ये आपकी फिंगर्स हैं,